हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से आ चुका हूँ द डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास। इस बार जियोग्राफी की क्लास 5, जिसमें हम लोग वेदर और क्लाइमेट बिल्कुल बेसिक से टॉप तक कवर कर लेंगे। इसके बाद और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाउएवर, इफ़ यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। खुद से नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा, शुरू करते हैं। आपको मैंने पिछला क्लास में एक हिंट दे ही दिया था कि वेदर और क्लाइमेट में क्या बेसिक डिफरेंस है। आपको पता है वेदर क्या? आज आपका वेदर कैसा था? तो आप बोलेंगे सर आज हमारे यहाँ पर बारिश हुई थी। क्या हुई थी? बारिश हुई थी। आज आपका वेदर कैसा था? सर आज बहुत धूप थी। तो आज यानी कुछ समय का अगर बात करें तो वो है वेदर। बट अगर मैं पूछूँ आज आपका क्लाइमेट कैसा था, आज आपका क्लाइमेट यानी आप तुरंत सोचोगे कि जनरली अपने यहाँ मई के महीने में तो भीषण गर्मी पड़ती है। तो ये जो भीषण गर्मी वाली आपने बताया, ये क्या लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपने की है कि भाई मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ कि मई के महीने में अपने यहाँ पर तो धूप होती है, जुलाई या अगस्त के महीने में अपने यहाँ तो बारिश होती है, मानसून आती है। तो ये सब क्या है? ये सब आता है क्लाइमेट में, जहाँ पर लॉन्ग टर्म स्थिति के आधार पे आप महीने दर महीने कंपेयर करके अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हो। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। तो यहाँ पर आता है, एक बार देख लेते हैं। लिखा है पहला लाइन में, द वर्ल्ड टुडे इज़ एन इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। आज आप जो भी देख रहे हैं, जो भी आज आपने खाया है, आपके घर में जो भी सब्जी आई थी, सब किस चीज़ का एक रिजल्ट है? सब वेदर और क्लाइमेट का ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। जो भी आपने खाया, जो भी आप पहन रहे हैं, जहाँ पर भी सोए हैं, फ़ैन अगर चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आज के वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर लिखी है सबसे पहली पॉइंट अपनी आती है, इसे ज़रा सा मिटाते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ये वही है जो अभी बताया। द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय की अगर बात करें वो है वेदर। द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो है क्लाइमेट। इट इज़ फोरकास्टेड ऑन अ डेली बेसिस। डेली आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा है। इट इज़ डिफाइंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर्स। इट्स साइंटिफिक स्टडी इज नोन एज मीटियोरोलॉजी, इट्स साइंटिफिक स्टडी इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, मैं ऐसे एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट एग्जाम में तो एक्सप्लेनेशन आता नहीं है, तो आप बस ये सब रट्टा मार के या समझ के भी याद कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपको कोई भी पॉइंट लिखे कि इसमें से कौन सा वेदर और क्लाइमेट को चेंज कर सकता है, तो आप इस पर से टिक कर सकें। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको अभी दे दूंगा। नेचर ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स यानी आप जहाँ पर है अभी, वहाँ के ऊपर जो हवा चल रही है वो गर्म है, हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, अगर हॉट होगी तो वह हवा क्या होगी? आपको मैंने बताया था, वह हवा ऊपर की ओर उठेगी, यानी ऊपर जाके उठ के वो ऊपर में जैसे ही ठंडी होगी, कंडेंसेशन होने के बाद नॉर्मल लैप्स रेट से ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा और फिर बारिश आएगा। बट अगर वो कोल्ड विंड है तो वो नीचे गिरती हुई हवा होगी। ये होती है आरोही हवाएं, ये होती है अवरोही हवाएं, यानी नीचे आती हुई हवाएं। तो नीचे आती हुई हवाएं क्या? ठंडी होती है। तो ये भी ये जो प्रिवेलिंग विंड जैसा होगा, आज का वेदर और क्लाइमेट वैसा होगा। अगर गर्म है तो बारिश होगी, अगर ठंडा है तो ठंडी पड़ेगी। लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी मान लीजिए ये अगर अपना अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर है, तो यहाँ से इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग जितने दूर जाएंगे, ठंडी क्या, कोल्ड टेम्परेचर क्या बढ़ता जाएगा, यहाँ पर ठंडी बढ़ती जाएगी। और इक्वेटर के जितने पास आएंगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी, इतना वार्म और हॉट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है कॉन्टिनेंटलिटी और द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र के तट से आपका घर कितना दूर है। अगर मान लीजिए आपका घर बिल्कुल समुद्र के तट पे है, तो यहाँ पर क्या डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, यानी विंटर्स भी मॉडरेट रहती है, समर्स भी मॉडरेट रहती है, सब मॉडरेट रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपका घर तट से दूर होता जाता है, गर्मी और ठंडी बढ़ती जाती है। अगर गर्मी होगा तो भीषण गर्मी होगा, अगर ठंडी होगी तो भीषण ठंडी होगी। क्यों? यहाँ पर हवाएं दिन रात चलती रहती हैं, तो वो टेम्परेचर को बैलेंस करती रहती है। बट जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, वहाँ पर पहाड़, पर्वत, नदी की वजह से हवा का फ्लो बंद होता जाता है, और गर्मी तो गर्मी, सर्दी तो बिल्कुल सर्दी। द नेचर ऑफ द सॉयल एंड वेजिटेशन कवर, अगर मान लीजिए वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा, यानी वो लोग मॉइस्चर
हवा में छोड़ेंगे तो हवा में ह्यूमिडिटी क्या यानी उष्णता वो क्या होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो ये भी क्या डिपेंड कर रहा है वेजिटेशन कवर। अगर मान लीजिए वहाँ पर वेजिटेशन कवर बिल्कुल भी नहीं है तो वो एरिया क्या होगा, ड्राई डेजर्ट लाइक। एल्टीट्यूड और द हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल, समुद्र के लेवल से वो पहाड़ कितना ऊंचाई पे है, आपका घर कितना ऊंचाई पे है, यहाँ पर है कि बिल्कुल यहाँ पर है। जितने ऊंचाई पे आपका घर होगा आपको उतना कोल्ड टेम्परेचर्स फेस करना पड़ेगा और दिन में उतनी कड़ी धूप आपके ऊपर गिरेगी एज कम्पेयर टू द वैलीज जहाँ पर धूप स्लैंटिंग वेज में गिरती है। स्लोप एंड एस्पेक्ट, एस्पेक्ट यानी आप मान लीजिए ये पहाड़ है, इस तरफ यहाँ पर सन ये ईस्ट है और इस तरफ ये वेस्ट है। आपका घर ईस्ट में है कि वेस्ट में है, इसे कहते हैं एस्पेक्ट। एस्पेक्ट यानी किस और है, पहाड़ के किस स्लोप में आपका घर है। अगर आपका स्लोप ईस्ट की ओर फेस करता है तो सवेरे सवेरे आपका घर पे धूप गिरेगी, दोपहर 12 बजे के बाद आपके घर छाँव पे रहेगी। तो ये भी क्या आपका घर का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एस्पेक्ट में है, नॉर्थ एस्पेक्ट में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। ओशन करेंट्स आगे तो हम लोग चैप्टर्स में पढ़ने वाले, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का ओशंस है। तो ओशन करेंट्स में क्या होता है, एक होती है वार्म ओशन करंट, एक होती है कोल्ड ओशन करंट। जहाँ पर वार्म ओशन करंट बहेगी तो वहाँ का तटीय रीजन क्या, वहाँ पर जनरली वार्म ही होगा। और जहाँ पर कोल्ड ओशन करंट्स बहेगी जैसे कि अलास्का में बहती है, और बेंगुलिया क्या, बेंगुलिया एक तो करंट है जो कि वार्म ओशन करंट है। तो बेंगुलिया करंट जहाँ पर बहती है वहाँ पर क्या गर्मी होगी। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में ओशन करंट्स नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लाउड कवर, अगर बादल ज़्यादा होंगे तो क्या धूप कम गिरेगी, गर्मी कम होगी। लेकिन अगर पूरा क्लियर स्काई है तो धूप ज़्यादा गिरेगी और गर्मी ज़्यादा होगी। तो क्लाउड कवर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अभी अपने एटमॉस्फेयर में कितने अमाउंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसे ही कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर इतने हैं तो मान लीजिए ये है लो, अगर एक इतना ही सैंपल लेंगे लेकिन उसमें भर्ती वाटर वेपर होगा तो क्या क्या बोलेंगे, आज भैया ह्यूमिडिटी कल से ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अच्छा, ह्यूमिडिटी कितने टाइप के है, ह्यूमिडिटी बेसिकली 3 टाइप के हैं। तो तीनों अभी हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट यानी इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। मान लीजिए मैंने आपको दिया कि भाई बताओ इतने से एरिया पे कितना वॉल्यूम है, तो आपने कहा ठीक है भैया, यहाँ पर टोटल मैंने गिन लिए हैं, यहाँ पर 3 ड्रॉप है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए मैं अभी जस्ट आपने बताया कि यहाँ पर 6 है। अब 5 मिनट बाद मैं आपको एक बड़ा सा सर्कल दे दूंगा और बताऊंगा अब बताओ भाई गिन के कितना है, तो आप बोलेगे भैया यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसा वॉल्यूम चेंज हुआ, मैंने आपको एक फिक्स्ड वॉल्यूम दी थी, आपने कहा 6 है, वॉल्यूम बढ़ा दी तो वाटर वेपर बढ़ गया, घट भी सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो वॉल्यूम कितना था, टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना। वॉल्यूम खुद किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। प्रेशर जितना बढ़ता जाता है वॉल्यूम क्या गिरते जाता है। क्यों, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा चीज़ें क्या सिकुड़ता जाएगा, यानी हम लोग दबाते जाते हैं चीज़ को, तो प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम सिकुड़ता है। तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का खासियत क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक टेबल बना के। मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। अभी मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ की थी, यहाँ पर टोटल मैंने 6 डॉट्स बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर देखिए, यस 6 है, कल को अगर और 2 बढ़ जाए तो आप बोलेगे भैया यहाँ पर 8 है। वॉल्यूम क्या, अगर यहाँ पर है और मान लीजिए इतना बड़ा कर दिया और 10 डॉट्स आ गए तो आप क्या फिर से अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बढ़ गया। टेम्परेचर और प्रेशर तो मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर और प्रेशर का बढ़ना या घटना यानी वॉल्यूम का बढ़ना या घटना। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर चारों में येस है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी क्या, इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ एयर। यानी यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स्ड है, जहाँ पर वॉल्यूम फिक्स वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई काम नहीं, इसलिए नो। यहाँ पर क्या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ही सिर्फ डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर दे दी कि 1 किलोग्राम ऑफ एयर, यानी मात्र इतने से ही मेजर करना है, ना ये बढ़ेगा ना ये घटेगा, कुछ नहीं, इतना ही है। तो यहाँ पर अभी क्या है, मात्र अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ही डिपेंड करता है। मान लीजिए यहाँ पर 3 है, अभी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बढ़ गया, यहाँ पर 6 हो गए, लेकिन वॉल्यूम तो सेम है ना, अभी भी उतना है। तो वॉल्यूम जब सेम है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या स्पेसिफिक में बिल्कुल स्पेसिफिक है, कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ वाटर वेपर का अमाउंट यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ यस।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट द एयर कैन होल्ड। यानी मान लीजिए अभी मैंने बताया कि चलो बताओ यहाँ पर कितने मॉइस्चर है, तो आपने कहा कि यहाँ पर भैया 1 2 डॉट्स है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि बताया कि अच्छा चलो बताओ कि यहाँ पर कितने मैक्सिमम वाटर वेपर ये एयर पीस ऑफ एयर स्टोर कर सकता है। तो आपने कहा भैया यहाँ पर मैक्सिमम मैंने गिन ली है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके टोटल 20 कर सकता है। तो यहाँ पर पहले कितने थी, 2 थी, मैक्सिमम कितना स्टोर हो सकता है 20, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रेशियो क्या आ रहा है 1:10। तो यहाँ पर रिलेटिविटी यानी 10 यहाँ पर रुक सकती थी, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर 1 है, यानी ये और भी 10 टाइम्स मॉइस्चर कैरी कर सकती है। अगर उसके बाद भी मॉइस्चर बढ़ता है फिर क्या होगा, मॉइस्चर और पूरा कंप्लीट सैचुरेशन हो जाएगा, उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर, अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर तो ह्यूमिडिटी है तो उसका कोई भी गारंटी नहीं है। यस यस यस। तो एक टेबल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आज की क्लास की है, वो है कोपेन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। यानी कोपेन एक आदमी था, एक ये मीटियोरोलॉजिस्ट कम, क्लाइमेटोलॉजिस्ट कम, साइंटिस्ट कम, इकोलॉजिस्ट, ये सब था, समझा। ये मल्टी टैलेंटेड आदमी था जो कि कहा कि भाई मुझे इतना समझ में नहीं आता है कि ये दुनिया में कितने टाइप के क्लाइमेट है, मैं काम करूँगा ABCDEH नाम से दे दूंगा और FM मतलब कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके मैं दुनिया भर के क्लाइमेट को डिफ़ाइन कर दूंगा। जैसे हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, नामकरण करते हैं, तो ये वैसे क्लाइमेट का नामकरण कर रहा था ये आदमी, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जहाँ पर आप देखते ही पहचान जाओगे, ठीक है। यहाँ पर तो कोई साइंटिस्ट बनना नहीं है, ये जो लिखा है ये सब भूल जाओ, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। खाली 2 चीज़ याद रखो, ए से होता है ट्रॉपिकल, ये ह्यूमिड मत देखो, ए से होता है ट्रॉपिकल, सी से होता है टेम्परेट, ए से होता है ट्रॉपिकल, सी से होता है टेम्परेट, ठीक है। अच्छा, और बाकी कुछ देखना नहीं है, यहाँ पर आओ ये वाली बॉक्स में। एफ यानी नो ड्राई, नो ड्राई मतलब यहाँ पर ड्राई सीजन है ही नहीं, तो इसको बोल सकते ना एफ यानी फुल बारिश, फुल बारिश यानी खूब बारिश होगी। एम यानी तो मानसून, आप जानते हैं मानसून यानी फुल बारिश बट इन अ स्पेसिफिक सीजन, जैसे कि जुलाई टू सितंबर। डब्ल्यू यानी विंटर, एस यानी समर, ठीक है। ACFMWS, अब बस इसी को डॉट सी, बस यही 4-6 अल्फ़ाबेट को यूज़ करके बिल्कुल हम लोग पूरा कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। देखिए कैसे नीचे आता है टेबल पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं कोई भी एक रैंडम सा पकड़ता हूँ, मान लीजिए ये पकड़ता हूँ। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या देखी, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने देखी, आपको ध्यान रखना ACFMWS, ठीक है। 1 2 और यहाँ पर 4, टोटल 6 चीज़ें हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। अब ये 6 चीज़ों के आधार पे ही हम लोग किसी को भी आइडेंटिफाई कर देंगे। यहाँ पर नीचे आता है, कोई भी एक रैंडम पकड़ता हूँ, मान लीजिए इसे मिटाते हैं, ये वाले पकड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मान लीजिए ऐसा ग्लोबल ऐसा नक्शा बना हुआ है कोई भी चीज़ का, और यहाँ पर लिखा है कि इसका क्लाइमेट है CFA। चलो बताओ कि ये एरिया, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता पता है, लिखा रहता है कि वो रीजन ट्रॉपिक्स में है, वहाँ पर कभी भी बारिश नहीं होती है और सिर्फ वहाँ पर ड्राई सीजन रहता है, ठीक है। तो बताओ इसका पॉसिबल सिंबल क्या होगा, CFA, AB, CCDH क्या होगा, समझे। तो बेसिकली आपको ये कंडीशन का हिसाब से 1 2 3 4 ये सिंबल में से कोई एक चूज़ करना रहता है। तो अभी देखिए हम लोग कैसे चूज़ करने को मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर XYZ ये जगह है, यहाँ पर लिखा C, ये वाली CF है, ठीक है, CFA। आपने कहा था सर A यानी होता है ट्रॉपिक्स, C होता है यानी टेम्परेट, और F यानी फुल बारिश मतलब नो ड्राई, और W यानी विंटर, S यानी समर, और एक तो क्या था अपना, जो भी था हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए क्या है, C है, यानी आपको एक पता लग गया कि ये जो जगह है ये टेम्परेट रीजन पे है, यानी इक्वेटर, उसके बाद आता है ट्रॉपिक, ट्रॉपिक के ऊपर वाली जगह है ये टेम्परेट रीजन है। यहाँ से तो इतना पता लग गया। अच्छा, फिर भी मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर क्या है इसके बाद F,
एफ यानी फुल बारिश, यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। तो आपको ये भी पता लग गया। बस ये दो चीज़ से ही आपको काफ़ी है आइडेंटिफाई करना कि ये भाई ये जगह टेम्परेट रीजन पे है और यहाँ पर दिन रात बारिश होती रहती है। तो देखें मात्र कुछ ही सिंबल्स से हम लोग बिल्कुल यहाँ का नामकरण समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, ABCD जहाँ भी लिखा होगा स्मॉल लेटर में, इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ सिवियरिटी, यानी ABCD कुछ भी इंडिकेट नहीं करती है। ABCD सिर्फ बताती है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्लाइमेट्स के बारे में लिखा हुआ है, ABCD बताती है कि वो कितना डेंस है। अभी मान लीजिए कहीं पर अगर F है और F के बगल में A लगा है, यानी वहाँ पर फुल बारिश तो होती है। A यानी क्या, बहुत सीवियर है, यानी ये बहुत ज़ोरों की बारिश होती रहती है। ठीक है, तो A उससे थोड़ा कम, B उससे थोड़ा कम, C उससे थोड़ा कम, D। ठीक है, तो ABCD सीवियरिटी दिखाता है, इसलिए ABCD याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने जो 6 सिम्बल्स बताए, क्या क्या यहाँ पर मैंने लिख दिया है। 6 सिम्बल्स में है, एक है A, दूसरी है C और है F, M, W, S। मात्र ये 6 आपको याद करनी है। इसी का आधार पे आप कोई भी कोपेन का कोई भी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन टिक कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया है कि AW, ठीक है, AW। अब मान लीजिए इसका खासियत मुझे नहीं पता है, बस मैंने सर से सीखा था कि भाई A आएगा यानी तुम समझ जाना वो ट्रॉपिकल एरिया है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वो एरिया है। W यानी सर ने बताया था भाई W यानी तो विंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग को इतना समझ में आ गया कि वहाँ पर भाई ये ट्रॉपिकल एरिया का कोई जगह है और यहाँ पर विंटर सीजन अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो दो ही चीज़ से देखिए। अब मुझे तो इसका नाम नहीं पता था, मैंने बताया ट्रॉपिक, यहाँ पर लिखिए कि नहीं ट्रॉपिक। मैंने बताया था विंटर, यहाँ पर लिखिए कि नहीं विंटर। तो ऐसे करके आप कोई भी कोपेन का क्लासिफिकेशन तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मात्र कुछ सिंबल्स जान के। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट एंड इट्स टाइप। अब कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेट टाइप्स है जो कि दुनिया में फिक्स है, तो हम लोग ऐसे 5-6 मात्र क्लाइमेट टाइप है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। ये सीज़न नहीं है, सीज़न तो वो विंटर समर वो वाली होती है, ये क्लाइमेट है। ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, भाई नाम से पता लग रहा है इक्वेटर के आसपास होगा। देखिए क्या लिखा है, रेनफॉल रेंज बिटवीन 150 to 250 सेंटीमीटर, बाबू खूब मूसलाधार बारिश। ठीक है, इज़ मोस्टली कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब बताओ कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी मैंने क्या बताया था, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ पर होती है, इक्वेटर्स में होती है, जहाँ पर हवाएं ऊपर उठती है। 4 टाइप की रेनफॉल हमने पढ़ी थी ना, एक ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ी थी कि नहीं। तो बस ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है जहाँ पर हवाएं तुरंत इक्वेटर पे इतनी ज़्यादा सनरेज गिरती है और वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि तुरंत ऊपर की ओर उठने लगती है। और जैसे वो ऊपर की ओर उठने लगती है, काम करता है क्या, नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ठंडा होगा, ठंडा होने से बारिश, यानी तुरंत इक्वेटर में ऊपर उठता है, ठंडा होता है बारिश, फिर ऊपर उठता है, ठंडा होता है बारिश। तो इक्वेटर में ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इक्वेटर में ऐसा ही साइकिल चलता रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर दिन रात बारिश होती रहती है और ये मोस्टली कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। क्यों, इक्वेटर में पहाड़ियाँ कम है, तो हवाएं यहाँ से ऊपर उठी, पहाड़ी की ज़रूरत नहीं, ऊपर जाकर ठंडा होकर नीचे। तो ऐसे ऐसे इक्वेटर में ये चलती रहती है, तो इसलिए मूसलाधार बारिश होती है। अब जहाँ पर मूसलाधार बारिश, वहाँ पर क्या होगी, रेन फॉरेस्ट, खूब बारिश हो रही है ना, रेन फॉरेस्ट विथ रिच फ्लोरा एंड फौना। ड्यूरनल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल, यानी ऐसे नहीं होता कि भाई यहाँ पर धूप गिर रही है तो बहुत धूप गिर रही है, ठंडी हो रही तो बहुत ठंडी, नहीं, हमेशा एक कांस्टेंट वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मेंटेन होकर रहता है। तभी ना वार्म होगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होकर फिर नीचे आएगा, फिर बारिश बढ़ने की वजह से हवा में मॉइस्चर रहेगा तो ह्यूमिडिटी हाई रहेगी, ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो सैचुरेशन पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही थोड़ा सा भी पॉइंट 1-2 ड्रॉपलेट बढ़ जाएगी तुरंत बारिश हो जाएगा, फिर 2 ड्रॉपलेट बढ़ गई फिर तुरंत बारिश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर रेंज ज़्यादा नहीं होता है, कांस्टेंट गर्म का माहौल, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ठीक साल भर रहता है। ठीक है, यहाँ पर इतना टेम्परेचर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, टॉरिड जोन क्या होता है, टॉरिड जोन लिखा है, ये इक्वेटर से मत कंफ्यूज होइएगा। टॉरिड जोन उसको बोलते हैं द एरिया सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ से लेके ये टोटल एरिया को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट यानी डीप रेन फॉरेस्ट, खूब बारिश, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सवाना क्लाइमेट, सवाना यानी अ ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यानी अभी हम लोग कहाँ पर थे, इक्वेटर पे थे, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट्स, यहाँ पर डेजर्ट है। तो ये जो बीच वाला एरिया है
इसे ही कहते हैं सवाना क्लाइमेट, जहाँ से पूरी रेन फॉरेस्ट भी नहीं और आगे आने वाले यहाँ पर देखिए पूरी रेन फॉरेस्ट भी नहीं और पूरी डेजर्ट भी नहीं, समझे। इसके बीचों बीच वाला जगह का नाम है सवाना, ठीक है, सवाना। तो यहाँ पर क्या, ना रेन फॉरेस्ट ना पूरा डेजर्ट, बीच का ग्रासलैंड को हम लोग बोलते हैं सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी हम लोग इक्वेटर से धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। इक्वेटर में अभी बहुत बारिश था, यहाँ पर बारिश घटा, आगे जाके पूरा डेजर्ट बन जाएगा। उसके बाद पोलर बहुत ठंडा रहेगा और यहाँ पर सिर्फ स्नो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, अ ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ये वाली एंड हॉट डेजर्ट्स ये वाली, और जगह का नाम क्या है, सवाना। लिखा है यहाँ पर कि फाउंड बिटवीन 5, ये उसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ द सीजनलिटी ऑफ रेनफॉल, ये बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर साल दर साल ऐसा ही क्लाइमेट यहाँ पर बना रहता है। दे हैव अ डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर, ये क्या है, ग्रासलैंड्स है, आपको दिख रही है छोटी छोटी घास यहाँ पर उगी हुई है। आर प्राइमरी नोन एज, अच्छा ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होती है इनकी बहुत सारी नाम होती है, जैसे कि अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया में इसे लानोज कहते हैं, ब्राज़ील में इसे कैंपोज या सेराडो कहते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के ये कुछ नाम है। द ट्रीज हियर आर डेसिडियस शेडिंग देयर लीव्स इन द कूल ड्राई सीजन टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। गर्मी के दिन में ये पत्ते झड़ जाते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी सॉइल से बाहर जाए, ठीक है। पत्ते नहीं रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन होगा कहाँ से। रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हियर, क्यों, फिर से क्लास नंबर 2-3 याद करो, मैंने बताया था ट्रेड विंड्स कहाँ से आती है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ट्रेड विंड्स जैसे आएगी ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा बारिश होगी और इधर आते आते क्या मॉइस्चर ख़त्म हो गया रहेगा, वेस्ट कोस्ट के पास पूरा ड्राई एरिया रहेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बोलता। अगर आप समझ जाओगे ज्योग्राफी बिल्कुल भी याद करने वाली चीज़ नहीं है। रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्यों, ट्रेड विंड्स ईस्ट से आती है, बारिश लाती है, यहाँ पर पहाड़ियाँ रहती है, बारिश होती है। उसके बाद यहाँ वेस्ट आते आते बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई रहती है, ठीक है। तो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट की ये कुछ खासियत थी। इनको और क्या नाम से जाना था, दे आर ऑल्सो नोन एज बुश बेल्ट्स। बुश बेल्ट्स के नाम भी से भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद आती है हॉट, अभी कहाँ इक्वेटर में खूब बारिश हो रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा सवाना जहाँ पर ग्रासलैंड्स थी। उसके बाद आते हैं हॉट डेजर्ट क्लाइमेट में। अब डेजर्ट है, ये क्या होगी, मोस्टली लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। बताया ना अभी, मान लीजिए ये कोई देश है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स आएगी, इधर बारिश करेगी, इधर आते आते क्या बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो गया रहता है। क्यों ना, इतनी जगह को बारिश देके आती रहती है तो मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया रहता है। अच्छा, ये कहाँ पर होती है, ड्यूरिंग द इन द हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पर सिचुएटेड थी, याद कीजिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, जो अपनी दूसरी वाली बेल्ट थी। दे रिसीव एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है। और ज़ेरोफाइटिक प्लांट जो हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ज़ेरोफाइटिक प्लांट क्या होती है, वो प्लांट्स जो जिनके लीव्स नहीं रहते, थॉर्न रहती है, जैसे कि कैक्टस की क्या थॉर्न रहती है, तो उन्हें ज़ेरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। उनके रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन बिल्कुल कम होती है, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यानी कहाँ पर होगा ये, ऑब्वियसली इन द मेडिटेरेनियन सी, यूरोप में होगा। मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितने भी जगह है, चाहे वो फ्रांस हो, यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर पोर्टुगल है, यहाँ पर मोरक्को है, यहाँ पर अल्बानिया है, यहाँ पर इजिप्ट है, यहाँ पर इज़राइल है, यहाँ पर लेबनान है। तो ये जो सारे देश हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये सब अभी आपने बताया कि भाई आपको इतने सारे देश कैसे याद है, तो आपको वर्ल्ड मैपिंग में मैं सारे देश भी याद करा दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेरेनियन आप बस समझते जाओ कि भाई ये वाली चीज़ तो यहाँ पर होगी, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में होगी। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द मिड लैटिट्यूड्स फ्रॉम द 30 to 50 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 30 to 40 डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इतनी कोई डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं, अब बस नॉर्मली समझ दो कि 30 डिग्री से 40 या 50 डिग्री तक क्या हमें मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलती है, ठीक है, अलॉन्ग अ बेल्ट ऑफ प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड्स। अब यहाँ पर क्या, अभी हमने देखा जब तक, अभी याद कीजिए वो वाला डायग्राम जो ब्लू कलर वाली थी अपने 2nd या 4th वाली क्लास में,
इक्वेटर थी, यहाँ पर ट्रेड विंड्स चल रही थी, ऐसे ऐसे टकरा रही थी। थोड़ा देर बाद हम लोग नहीं देखते हैं वेस्टर्लीज इस डायरेक्शन में चलती रहती है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है जहाँ पर वेस्टर्लीज चलती है। अब यहाँ पर इस वाले रेंज में वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा बारिश होगा, ईस्टर्न कोस्ट तक आते आते बिल्कुल सूख गया रहेगा। ठीक है, तो हवा के डायरेक्शन से ही बारिश कहाँ पर कितनी होगी वो डिसाइड होती है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में यहाँ पर और एक खासियत क्या है, स्मॉल ब्रॉड लीव्स, यानी जैसे कि ऑलिव्स और ग्रेप्स, उनको पिज़्ज़ा में हमेशा देखते होंगे ना ऑलिव्स डलता है। ग्रेप्स यानी विटिकल्चर, जो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स फॉर वाइन क्या होती है, विटिकल्चर। ऐसे ये वाली इमेज लगाइए। ठीक है, अच्छा, जैसे ठीक मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जैसे होती है, ठीक उसी के पैरेलल में और एक टाइप की क्लाइमेट रहती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेपी क्लाइमेट। ठीक है, अब ये स्टेप्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर भी ग्रासलैंड्स रहती है, लेकिन ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स नहीं है जो कि अभी हमने पढ़ा अपने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जिसे सवाना कहते हैं, वो नहीं है ये है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अच्छा, तो इसके भी तो कई सारे नाम होंगे। जी हाँ, इसके भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज कहते हैं, स्टेप्स से यूरेशिया में कहते हैं, यानी यूरोप और एशिया के बीच वाली जगह में। जो अपने 5 सिस्टर्स है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर उसको स्टेपीज कहते हैं, यूरेशिया, ना यूरोप ना एशिया। उसके बाद अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहता है। ठीक है, अच्छा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं दुनिया का नक्शा बनाता हूँ, यहाँ पर है ये है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से ऐसे पनामा कैनल है, यहाँ पर ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर है अफ्रीका, यहाँ से ये एशिया स्टार्ट होता है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर अपना इंडिया आ जाता है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसे कहते हैं प्रेरीज, ठीक उसके नीचे अर्जेंटीना और ब्राज़ील में इसे कहते हैं पंपास, प्रेरीज और पंपास। यहाँ से आप याद कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर देखिए, अब जैसे हम लोग यूरेशिया में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये अफ्रीका है अपना। अफ्रीका में भी ये वाले जो रीजन है इसे क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका, सबसे नीचे वाली देश है। इस यहाँ पर इसका नाम है वेल्ड्स। तो ऐसे वी लिखेंगे ना, तो वी ऐसे लिख के ऐसे करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, तो यानी क्या है, ये स्टेप्स है, ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे ऊपर चढ़े यहाँ पर यूरेशिया आ जाता है, यहाँ से नीचे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की ओर, यानी डाउन जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसे डाउन्स कहते हैं। वेल्ड्स, स्टेप्स, डाउन्स, प्रेरीज, पंपस। ठीक है, 5 ही तो नाम है। अच्छा, उसके बाद द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर आइडल फॉर व्हीट कल्टीवेशन, यानी यहाँ पर व्हीट की कल्टीवेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चलती है, इसलिए इन्हें ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, दीज आर ट्रीलेस एरियाज। आप याद कीजिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ट्रीज थी, यहाँ पर वो भी नहीं है, ये ट्रीज नहीं है, ये एनिमल्स है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइगा क्लाइमेट, यानी इस तरफ की क्लाइमेट। बर्फ में बर्फ है लेकिन पेड़ भी है। क्यों, यहाँ पर कुछ समय के लिए बर्फ पड़ती है और कुछ समय के लिए पिघल जाती है, तो क्या यहाँ पर ट्रीज़ को ग्रो करने का समय मिल जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में टुंड्रा क्लाइमेट, जहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी लेकिन वो पिघलती नहीं है, परमा फ्रॉस्ट, यानी परमानेंटली फ्रॉस्ट के ये में रहती है। वहाँ पर यहाँ पर देखिए, तो पेड़ ग्रो होने का समय ही नहीं मिलता। तो टाइगा की ये मान लीजिए पिकाचू है, तो टुंड्रा क्या, राइचू है। ठीक है, विकसित वाला फॉर्म है, एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो टाइगा में क्या है, टाइगा में यहाँ पर लिखा है दीज आर कोल्ड रीजन्स विथ परमा फ्रॉस्ट, बट दीज आर द रीजन्स वेयर ट्री ग्रोथ इज हिंडर्ड बाय लो टेम्परेचर्स एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टुंड्रा। कहाँ पर, आर्कटिक जो कि नॉर्थ पोल है, एंटार्क्टिक जो कि साउथ पोल है, और एल्पाइन टुंड्रा, एल्पाइन यानी पहाड़ियों पे एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ पर लिखा है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स विथ नो सनलाइट इन द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर। साल के 6 महीने तो यहाँ पर धूप ही नहीं गिरती है, तो बर्फ जमी रहती है। बट यहाँ पर बहुत सारी ट्रीज है, जैसे कि कॉनिफॉरस ट्रीज सच एज पाइन, स्पर्स, फर, लार्च, ये सब ट्रीज हमें देखने को मिल जाती है। इसकी दूसरी नाम क्या है, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, या बोरियल या कॉन्टिनेंटल सब पोलर क्लाइमेट, यानी पोल्स से
थोड़ा सा नीचे सब पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर पूरा पोल्स चल जाएंगे तो टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर अपना क्लास खत्म होता है। यहाँ पर कुछ 5-6 अपनी मेन क्लाइमेट टाइप है। कोपेन में तो आपको बता दिया कैसे कोई भी ABCD देख के हम लोग आराम से पहचान जाएंगे। ह्यूमिडिटी 3 टाइप की रहती है और वेदर और क्लाइमेट में छोटा सा डिफरेंस। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। बाय।